अब हम लोग आगे का काम करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने माना है, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट है इस क्वांटिटी का। क्लियर, तो हमें इसका वैल्यू निकालना होगा। सो नेक्स्ट वी स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 को हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इक्वेशन नंबर दिस वन 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। किस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो दिस वन इक्वेशन नंबर 4 ये, और इक्वेशन नंबर 5 इसका हम लोगों को क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर कर लेना है एंड आफ्टर दैट ऐड कर देना, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या अपीयर होगा, आप देखिए। ठीक है, रिजल्ट विल बी A1 प्लस A2 cos 5। ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, दिस वन स्क्वायरिंग कर दिए। इक्वेशन नंबर 5 A2 साइन 5, इसका स्क्वायरिंग कर दिए लेफ्ट साइड। नाउ राइट साइड में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। अब इसका स्क्वायरिंग हम लोगों को करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर में, इसको स्प्लिट कर लेंगे। दिस वन इज a और ये पूरा टर्म b, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो A1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 का स्क्वायर, साथ ही साथ कॉस स्क्वायर 5, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू A1 A2 कॉस 5। आप समझ गए होंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हो गया 2a और ये पूरा टर्म b। क्लियर, नाउ प्लस दिस वन, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A2 का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर 5, और इधर क्या आ जाएगा, इधर से सब तो स्क्वायर में ही है तो हम इधर से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो टर्म बचेगा, दिस वन इज द कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 हो गया। इधर अगर हम बात करें तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को गौर से देखिए, यहाँ पर A2 स्क्वायर है, A2 स्क्वायर है। यहाँ से भी अगर हम क्या कर लें, इस A2 स्क्वायर को कॉमन ले लें तो आपको यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 प्लस ये वाला टर्म 2A1 A2 कॉस 5 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, दिस वन इज कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। इसका वैल्यू जो है वो क्या हो गया 1, और इसका भी वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल यहाँ पर इक्वेशन आ पा रहा है वो हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर इंटू 1 ये 1। ठीक है, फिर प्लस 2A1 A2 cos 5 इक्वल टू
A2 इंटू 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर? सो दिस वन हियर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव इक्वल टू A स्क्वायर। क्लियर? यानी कि हमारे पास A स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है? सो A स्क्वायर यहाँ पर क्या चीज है? A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, है ना, लाइट वेव। जो रिजल्टेंट वेव है उसका ये क्या चीज है? एम्पलीट्यूड है। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेंगे 5, 6 के बाद ये हो जाएगा 7, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है? एंड यहाँ हियर A इज द रिजल्टेंट, है ना, एम्पलीट्यूड कह सकते हो या एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट लाइट वेव। क्लियर? सो एक एक्सपेरिमेंट से आप जानते हैं, क्लियर, कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं वी नो दैट intensity is directly proportional to the square of amplitude. Clear? By the experiment, the intensity of wave is directly proportional to the square of its amplitude. Clear? तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका इंटेंसिटी जो है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? ये सुनाओ हियर, जब प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग हटाया करते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। ठीक है? सो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा? के, जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल कहते हैं, और यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर। अब इस A स्क्वायर का वैल्यू आप देखिए इक्वेशन नंबर 7 में क्या है? ये A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। तो अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है? इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? इक्वेशन मान लेते हैं 8। सो फ्रॉम इक्वेशन 8, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन नंबर 8। ठीक है? 7 का जो वैल्यू है वो 8 में हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू K इंटू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। ठीक है? दिस वन। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? A1 तो एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वेव का, A2 जो है वो क्या चीज़ है? एम्पलीट्यूड है सेकेंड वेव का। ये cos फाइव जो है ये एक प्रकार का एंगल है। ठीक है? सो जब जब ये फेज डिफरेंस, ये एंगल चेंज होगा, ठीक है, इंटेंसिटी भी चेंज होगा। यानी कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर इंटेंसिटी जो है, ठीक है, इंटेंसिटी इज द फंक्शन, इंटेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ cos फाइव। ठीक है? दिस वन। यहाँ पर इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? cos फाइव पे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने क्या अब तक किया है। हम लोग कंडीशन निकाल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। आप जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में
ब्राइट स्पॉट बनता है, ब्राइट फ्रिंग्स बनता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंग्स बनता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पोजीशन में इंटेंसिटी मिनिमम होता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर दो वेव ले लिया, दो वेव का इक्वेशन ले लिया। ठीक है, दिस वन। उसके बाद मैंने एक वेव का इक्वेशन ये लिया और दूसरे वेव का इक्वेशन कुछ फेज डिफरेंस को लेते हुए लिया है। उसके बाद इन दोनों का सुपर पोजिशन होता है, दोनों मिक्स होते हैं और नया वेव बनता है। दिस वन इज द वाई। क्लियर? और इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास एक जो इक्वेशन बनता है वो वाई यानी रिजल्टेंट वेव इक्वल टू, है ना, रिजल्टेंट लाइट वेव इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। हियर ए इज द एम्पलीट्यूड एंड डेल्टा इज द फेज डिफरेंस। क्लियर? एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों ने जो क्वांटिटी माना हुआ था, सपोज किया हुआ था, उसका स्क्वायरिंग करके हमने ए का वैल्यू निकाला। ठीक है, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट लाइट वेव एंड देन हमने इंटेंसिटी के टर्म में उसको निकालने का प्रयास किया। तो इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ गया, के इंटू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। यहाँ पर हमने क्या देख रहा है, ये सारे फिक्स हैं, लेकिन ये जो है वो वैरी करने वाला टर्म है। ठीक है, सो इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, cos फाई पर, और यहाँ पर हमने लिख लिया इंटेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ cos फाई। सो अब हम लोग मेन काम करते हैं। इसके बाद हम लोगों को निकालना है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग क्या जानते हैं। अब तक के लेक्चर में आपने सुना होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। ओके, इंटेंसिटी इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, इसका मतलब ये हुआ कि I इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, और I मैक्सिमम तभी होगा जब cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक, चूंकि ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है, cos फाई का। सो I मैक्सिमम इट इज पॉसिबल व्हेन cos फाई ऑल्सो मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई का भी वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, और आपको पता है कि cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है। ठीक है, तो +1 +1 होता है। ठीक है, सो cos फाई इक्वल टू +1। ठीक है, और ये +1 कब आता है, ये +1 आता है जब हम फाई का वैल्यू निकालें। ठीक है, फाई का वैल्यू cos इनवर्स 1, यानी कि ये जो टर्म है ये 0। ठीक है, 0। तो जब जब हम फाई का वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग लेंगे, जैसे 0 ले लिए, ठीक है, 0 डिग्री, या फिर रेडियन में कहो 0 ले लिए, 2 पाई रेडियन ले लिए, ठीक है, या फिर 4 पाई रेडियन ले लिए, ठीक है, 6 पाई ले लिए। इस तरह से जब जब हम वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे cos 2 पाई, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस इक्वेशन, ठीक है, जब जब हम वैल्यू इसका बैठाएंगे 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक है, तो हमारे पास cos का जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम आता जाएगा। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन है। ठीक है, तो जब जब हम वैल्यू बैठाते जाएंगे हमें cos का वैल्यू मैक्सिमम आता जाएगा, और जब cos का वैल्यू मैक्सिमम आते जाएगा तो उस केस में हमको इंटेंसिटी भी मैक्सिमम मिलता जाएगा, और यही कंडीशन होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज कहने का मतलब एक ये फॉर्मूला तैयार कर देते हैं कि फाई का वैल्यू जो है वो 2n पाई होगा, 2n पाई होगा, तभी क्या होगा,
हमारे पास कॉस का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, जहां पर n का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 2 3 4 एटसेट्रा बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए 0 रखे n का वैल्यू, तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू पाई 0, तो ये वैल्यू आ गया। फिर अगर 1 रखते हैं n के जगह पर तो 2 1 जा 2 और ये पाई 2 पाई हो गया। 3 रखते हैं यहाँ पर, 3 2 जा 6 और ये पाई 6 पाई हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे तो इससे फाई का वैल्यू मिलेगा, और फाई का वैल्यू जब यहाँ पर रखते जाएंगे तब तब हमको कॉस का मैक्सिमम वैल्यू मिलते जाएगा। और जब कॉस का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा तो इस फंक्शन में, चूंकि इंटेंसिटी कॉस का फंक्शन है, तो कॉस मैक्सिमम होगा तो आई भी मैक्सिमम होगा। और हम जानते हैं कि अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ तो वो कंडीशन किसका बताएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। क्लियर। तो ये हमने बात कर लिया किसका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। क्लियर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद हम लोग इधर ऊपर चलेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मान लेते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि अगर x इज द डिस्टेंस, x जो है वो क्या चीज है, डिस्टेंस है, किसके बीच में, बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंग्स, टू ब्राइट फ्रिंग्स, ब्राइट फ्रिंग्स, दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम फाई का वैल्यू पुट कर दें, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई इंटू फाई का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 2n पाई, तो यहाँ से 2 पाई और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, दिस वन। यहाँ पर हो जाएगा आपका x इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, ये ये जो कंडीशन हुआ, ठीक है, ये कंडीशन है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और ये जो है x इक्वल टू n पाई, दिस इज द पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंग्स। नाउ अब हम लोग दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होता है। ठीक है, और ये मिनिमम कब होगा, जब कॉस का वैल्यू जो है वो मिनिमम होगा, और कॉस का मिनिमम वैल्यू आपको पता है -1 होता है। क्लियर। सो कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, यानी कि थीटा का वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे तो कॉस इनवर्स -1 हो जाएगा इधर। ठीक है, और जब कॉस इनवर्स का हम वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, दिस वन इज फाई, दिस वन इज फाई, सॉरी। ठीक है, सो इस फाई का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, पाई सबसे पहले। ठीक है, पाई में वैल्यू जो है पाई रेडियन कॉस पाई का वैल्यू -1। इस तरह से यहाँ पर इसी के टर्म में लेना है, ऑड वाले टर्म में, 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई। ठीक है, इस तरह से अगर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है, तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिनिमम मिलता जाएगा कॉस का। ठीक है, सो फाई का जो वैल्यू आ जाएगा जनरलाइज करने पर, ठीक है, इसको जनरलाइज अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2n-1 इंटू पाई। ठीक है, ये जनरलाइज वैल्यू हो गया, जहाँ पर n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इसको 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा माइनस में पाई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट किया है, जनरलाइज किया गया है
ताकि ये हमारा रिलेशन सेट कर जाए। जैसे देखिए n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 और ये पाई। इस तरह से ये जनरलाइज इक्वेशन हो गया। अब हम लोग अगर मान लेते हैं कि इफ x बी द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंग्स in destructive interference then होगा क्या, then the value of x is given as, ठीक है, given as यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू बाय एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर ना, x इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है, और यहाँ पर इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा फाई। तो इस फाई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। इस फाई का जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लेमडा इंटू 2 पाई इंटू इसका वैल्यू पुट कीजिए दिस वन, यहाँ पर हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू पाई। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, सो यहाँ पर क्या बच जाएगा x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू दिस वन लेमडा डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द, ठीक है, इस इक्वेशन, इससे पहले वाला जो इक्वेशन था उसको हम लोग a मान लेते हैं। ये इक्वेशन हो गया a, ठीक है, और ये इक्वेशन हो जाएगा b, क्लियर। तो ये डिस्टेंस निकल गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर हमारा ब्राइट फ्रिंग्स बनता है तो जो नेक्स्ट हमको ब्राइट फ्रिंग्स मिलेगा उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, और वो उस x का वैल्यू क्या होगा, n लेमडा, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर अगर हमारे पास एक डार्क फ्रिंग्स मिलता है, ठीक है, ये डार्क फ्रिंग्स मिलता है, तो नेक्स्ट जो हमको डार्क फ्रिंग्स मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेमडा, क्लियर। तो ये x का जो वैल्यू आ रहा है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी 2 डार्क फ्रिंग्स, और ये जो वैल्यू आया है, ठीक है, इस वैल्यू में इक्वेशन नंबर a का, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्राइट फ्रिंग्स, ठीक है, और ये हो गया कंडीशन आपका, ठीक है, क्लियर। तो जब जब फेज डिफरेंस 2n पाई आएगा, ठीक है, तब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब जब फाई का वैल्यू 2n माइनस 1 पाई आता जाएगा तब हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्लियर। तो इस तरह से ये हो गया आपका कंप्लीट, यानी कि हम लोग यहाँ पर अब लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन नंबर a, ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर b इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर। सो हमने आज क्या पढ़ा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। हमने कंडीशन निकाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। इसमें हमने 2 इक्वेशन लिया लाइट वेव का, और उसके सुपरपोजिशन करने के बाद हम लोगों ने एक रिजल्टेंट लाइट वेव निकाला, दिस वन, उसका इक्वेशन आपका a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा आया, जहां पर a एम्पलीट्यूड है और डेल्टा जो है वो फेज डिफरेंस है।
इसके बाद हमने उसका स्क्वायरिंग करके ए का वैल्यू निकाला। ए का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। क्लियर। अब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रिलेशन क्या होता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसको यहाँ पर हमने इक्वेट किया, ठीक है। तो क्या पाया कि इंटेंसिटी जो है वो कॉस का एक फंक्शन है, यानी कि इंटेंसिटी कॉस पे डिपेंड करता है। जब जब कॉस का वैल्यू वैरी करेगा तब तब इंटेंसिटी भी चेंज होगा। क्लियर। सो अब यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन तय किया, इंटेंसिटी इक्वल टू मैक्सिमम। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है और ये मैक्सिमम तभी पॉसिबल है जब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कब कब होता है, तो 0 पे होता है, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, ठीक है। इस तरह से इसको जनरलाइज कर दिया गया कि कॉस फाई का वैल्यू है ना, फाई का वैल्यू जब जब हम 2n पाई लेते जाएंगे, जहां पर n जो है वो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लेते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, तब तब हमको कॉस का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। और कॉस मैक्सिमम मिलेगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा, और इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा इसका मतलब हुआ कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। दो पोजीशन, ठीक है, दो ब्राइट फ्रिंग्स के जो पोजीशन होंगे वो क्या होंगे, तो ये x इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ये दिस वन फेज लिख लेंगे और इसका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू आएगा, यानी कि इतने दूरी पर, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग 1 पुट कर दें तो लैम्डा हो गया, 2 पुट करें तो 2 लैम्डा हो गया। तो इस तरह से लैम्डा 2 लैम्डा करते हुए हम लोग उसके पोजीशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। लैम्डा क्या है, तो वेवलेंथ है। क्लियर। नंबर 2, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी यही कंडीशन करेंगे। आई इसमें मिनिमम होता है इंटेंसिटी, और कॉस फाई का वैल्यू मिनिमम तब होगा जब जब फाई का वैल्यू इतना पुट करते जाएंगे। जनरलाइज वे में हम लोग फाई को 2n-1 लिखेंगे इंटू पाई, n का वैल्यू 1 2 3। इसी तरह से हम लोग ये x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। x इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू फाई। फाई का वैल्यू यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और इस तरह से हमको फ्रिंग्स बनते जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशन। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।